आज हमारे पास जो किताब है उसने सच में मतलब दुनिया भर में लोगों के सोचने का तरीका ही बदल दिया है। इसका नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, और ये नाम ही अपने आप में एक चुनौती जैसा लगता है ना? बिल्कुल। ये किताब मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड एडलर के विचारों पर आधारित है, जिन्हें हम अक्सर फ्रॉयड और यूंग के साथ मनोविज्ञान के 3 दिग्गजों में गिनते हैं। लेकिन शायद उनके बारे में सबसे कम बात होती है। और ये कोई सूखी सी थ्योरी वाली किताब नहीं है। ये एक दार्शनिक और एक नौजवान के बीच एक जोरदार मतलब एक बहस की तरह लिखी गई है। हाँ। और इस बातचीत से खुशी, आजादी और हमारे रिश्तों के बारे में कुछ ऐसे विचार निकलते हैं जो पहली बार में तो बिल्कुल गलत लगते हैं, पर सोचने पे मजबूर कर देते हैं। सही कहा। और इसका सबसे बुनियादी और शायद सबसे चौंकाने वाला विचार ये है कि हमारा अतीत वो हमें कंट्रोल नहीं करता। यही तो सबसे बड़ी बात है। उससे निकालकर मकसद की दुनिया यानी टेलियोलॉजी में ले जाता है। आज हम इसी की परतों को खोलेंगे। चलिए फिर सबसे बड़े और सबसे विवादित विचार से ही शुरू करते हैं। किताब कहती है आघात जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सुनकर तो मतलब मेरे कान खड़े हो गए थे। हाँ, एक झटके जैसा लगता है। क्योंकि हम सब यही मानकर चलते हैं कि हमारे बचपन के बुरे अनुभव, हमारे पुराने दुख, वही तो हमें आज वो इंसान बनाते हैं जो हम हैं। बिल्कुल। इसे समझने के लिए हमें एडलर के टेलियोलॉजी यानी उद्देश्य विज्ञान को समझना होगा। फ्रॉयड की जो एटियोलॉजी है वो कहती है कि अतीत के कारण वर्तमान के परिणाम तय करते हैं। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, कॉज एंड इफेक्ट। लेकिन एडलर की टेलियोलॉजी कहती है कि हम अपने वर्तमान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अतीत के अनुभवों का इस्तेमाल करते हैं, हम उन्हें चुनते हैं। अच्छा, तो मतलब अनुभव हमें बनाते नहीं हैं, हम अनुभवों का इस्तेमाल करते हैं। किताब में एक दोस्त का उदाहरण है जिसने खुद को एक कमरे में बंद कर रखा है। तो हमारा पहला ख्याल यही आता है कि बेचारे के साथ बचपन में जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ होगा। यही एटियोलॉजी वाली सोच है। लेकिन टेलियोलॉजी के नजरिए से देखें तो सवाल ये है कि उसका लक्ष्य क्या है। उसका लक्ष्य है बाहर नहीं जाना। बाहर नहीं जाना। हाँ, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो चिंता और डर की भावनाओं को बनाता है। शायद बाहर न जाकर उसे अपने माता पिता का पूरा ध्यान मिलता है, या उसे क्या कहते हैं सामाजिक चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता। तो वो डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है आकि उसे बाहर ना जाना पड़े। वाह, सही पकड़ा। इसी तरह गुस्से के बारे में भी एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है। हाँ, कि गुस्सा कोई बेकाबू भावना नहीं है, बल्कि एक उपकरण है, एक टूल है। एक टूल। किताब में एक माँ का जिक्र है जो अपनी बेटी पर जोर जोर से चिल्ला रही होती है। हाँ। तभी फोन बजता है। वो फोन पे बड़ी विनम्रता से एकदम शांत होकर बात करती है, और फोन रखते ही फिर से उसी गुस्से में चिल्लाने लगती है। बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ? गुस्सा उसके काबू में था। वो एक ऐसा साधन है जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है और फिर हटाया जा सकता है अपनी बात मनवाने के लिए। ठीक है, अगर हमारा अतीत हमें नियंत्रित नहीं करता तो हमारी समस्याओं की जड़ क्या है? हमारी सारी परेशानियां ये सब आती कहां से हैं? और यहीं पर एडलर का दूसरा बड़ा दावा सामने आता है। वो कहते हैं सभी समस्याएं पारस्परिक संबंधों की समस्याएं हैं। सभी? ये तो बहुत बड़ा बयान है। मतलब मेरी नौकरी का स्ट्रेस या पैसों की चिंता, ये भी? एडलर के हिसाब से हाँ। सोचिए, अगर आप इस ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले होते तो क्या आपको किसी से कम होने का एहसास होता, या किसी की उम्मीदों पर खरा न उतरने का डर होता? नहीं, जाहिर है, किससे तुलना करता। बस ये सारी भावनाएं तभी पैदा होती हैं जब एक सामाजिक संदर्भ होता है, जब दूसरे लोग होते हैं। एडलर मजाक में कहते भी हैं कि अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को ब्रह्मांड में अकेले रहना होगा, जो कि खैर असंभव है। और हीनता की भावना, फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी, वो भी इसी से जुड़ी है। हाँ, और वो कहते हैं कि ये कोई वस्तुनिष्ठ तथ्य नहीं है, मतलब कोई ऑब्जेक्टिव फैक्ट नहीं है। ये एक व्यक्तिपरक धारणा है, सब्जेक्टिव अजम्पशन, जो दूसरों से अपनी तुलना करने पर पैदा होती है। जैसे किताब में वो अपनी लंबाई का उदाहरण देते हैं। हाँ, दार्शनिक अपनी 61 इंच की लंबाई का उदाहरण देता है। ये लंबाई अपने आप में कम नहीं है, ये केवल दूसरों के साथ तुलना में कम लगती है। लेकिन एक मिनट, अगर कोई अपनी कम हाइट की वजह से बास्केटबॉल टीम में नहीं चुना जाता तो ये तो एक सच्चाई है, सिर्फ धारणा नहीं। बहुत अच्छा सवाल है। एडलर कहते हैं कि उस सच्चाई को आप मतलब क्या देते हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। एक स्वस्थ हीनता की भावना हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। हम अपनी तुलना अपने आदर्श स्व से करते हैं। अच्छा। लेकिन हीनता ग्रंथि या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तब बनती है जब हम इसे एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करने लगते हैं। जैसे
मैं अच्छी तरह से शिक्षित नहीं हूं, इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता। ये जिंदगी का सामना करने से बचने का एक बहाना है। ठीक है, तो अगर हमारी सारी परेशानियां दूसरों के साथ हमारे रिश्तों से ही आती हैं, तो उन्हें सुलझाने का तरीका क्या है? ये तो बहुत बेबसी वाली बात लगती है। बिल्कुल, और यही एडलर के मनोविज्ञान का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा आता है। इसका रास्ता है कार्यों का अलगाव, सेपरेशन ऑफ टास्क्स। कार्यों का अलगाव, ये सुनने में थोड़ा अजीब है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये पहचानना कि कौन सा काम किसका है, और इसे जानने का एक बहुत ही सरल तरीका है। जो चुनाव किया जा रहा है उसका अंतिम परिणाम किसे भुगतना पड़ेगा। अच्छा, जैसे बच्चे की पढ़ाई का उदाहरण लेते हैं। बिल्कुल। अगर बच्चा नहीं पढ़ता है तो इसका परिणाम, जैसे परीक्षा में फेल होना, आखिर में किसे भुगतना पड़ेगा? माता पिता को या बच्चे को? जाहिर है बच्चे को। तो पढ़ाई बच्चे का काम है। माता पिता का काम जबरदस्ती करना नहीं, बल्कि सहायता देना है। वे घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, लेकिन पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हाँ, और दूसरों के कामों में दखल देना ही रिश्तों में टकराव की सबसे बड़ी वजह है। इस विचार का एक और चौंकाने वाला निष्कर्ष है। किताब कहती है, आजादी का मतलब है दूसरों द्वारा नापसंद किया जाना। हाँ, क्योंकि जब आप अपने काम और दूसरों के काम को अलग कर देते हैं, तो आप इस बात की चिंता करना छोड़ देते हैं कि दूसरे आपके फैसलों के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि ये उनका काम है, आपका नहीं। वाह। अपने सिद्धांतों पर जीने की कीमत यह है कि कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे, और एडलर कहते हैं कि ये आपकी आजादी का सबूत है। सुनने में तो ये बहुत क्रांतिकारी है, लेकिन क्या ये थोड़ा स्वार्थी नहीं है? अगर हर कोई सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे और इस बात की परवाह न करे कि दूसरों को कैसा लग रहा है, तो समाज कैसे चलेगा? ये तो हमें और अकेला नहीं कर देगा। ये सवाल बहुत जरूरी है, और इसका जवाब है कि कार्यों का अलगाव मंजिल नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। रिश्तों का अंतिम लक्ष्य है सामुदायिक भावना या कम्युनिटी फीलिंग। सामुदायिक भावना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दूसरों को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि साथी की तरह देखना, और ये महसूस करना कि यहाँ होना ठीक है, इट्स ओके टू बी हियर। और ये भावना कैसे हासिल की जा सकती है? इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला है आत्मस्वीकार्यता, यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस। ये स्वीकार करना कि आप जैसे हैं ठीक है। मतलब सेल्फ लव जैसा? थोड़ा सा अलग। आत्मस्वीकृति का मतलब है अपनी कमियों को भी स्वीकारना। ये नहीं सोचना कि काश मैं 100% होता, बल्कि अपने 60% को स्वीकार कर ये सोचना कि मैं इस 60% का उपयोग कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, अपनी हकीकत को स्वीकार करना। और दूसरा है दूसरों पर विश्वास, कॉन्फिडेंस इन अदर्स। और यहाँ मतलब है बिना शर्त विश्वास करना, उन्हें अपने साथी के रूप में देखना। एक मिनट, लेकिन दूसरों पर बिना शर्त विश्वास करना, क्या ये थोड़ा भोलापन नहीं है? लोग धोखा भी तो देते हैं। हाँ, ये सवाल आता है। यहाँ विश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके भरोसा करें। इसका मतलब है एक बुनियादी स्तर पर ये मानना कि लोग आपके साथी हैं। अगर आप शुरू से ही शक करेंगे तो आप कभी किसी के साथ गहरा रिश्ता बना ही नहीं पाएंगे। और अगर कोई आपका विश्वास तोड़ता भी है तो ये आपका फैसला है कि उस रिश्ते के साथ क्या करना है, लेकिन शक की बुनियाद पर आप कोई रिश्ता शुरू नहीं कर सकते। और तीसरा है दूसरों के लिए योगदान, कंट्रीब्यूशन टू अदर्स। और यही असली कुंजी है। एडलर के अनुसार खुशी और कुछ नहीं बल्कि योगदान की भावना है। खुशी योगदान की भावना है? हाँ, जब हम महसूस करते हैं कि मैं किसी के काम आ रहा हूँ, तभी हमें अपने मूल्य का सच्चा एहसास होता है। ये आज की सोच से कितना अलग है, जहाँ खुशी को अक्सर व्यक्तिगत उपलब्धि से जोड़ा जाता है। बिल्कुल। जो इंसान दूसरों के लिए योगदान कर रहा है, भले ही उसका काम किसी को दिखे या न दिखे, उसे अपने मूल्य का एहसास अपनी योगदान की भावना से मिलता है। उसे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग खुशी को भविष्य के किसी बड़े लक्ष्य को पाने से जोड़ते हैं। और यहीं एडलर हमारे जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। वो कहते हैं कि जीवन एक रेखा नहीं है जो किसी मंजिल तक जाती है। जीवन अभी और इसी पल के क्षणों की एक श्रृंखला है। मतलब? हमारा जीवन एक नृत्य की तरह है, किसी मंजिल की यात्रा की तरह नहीं। एक नृत्य की तरह? हाँ, जब आप नाच रहे होते हैं तो आपका लक्ष्य कहीं पहुंचना नहीं होता है ना? सही बात है। नाचने का हर एक पल अपने आप में पूरा होता है। आप उस पल का आनंद लेते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी एक यात्रा की तरह जीते हैं, भविष्य की किसी मंजिल के लिए। वो अभी को भविष्य की तैयारी मानते हैं, और इस तरह वो अभी को जीना ही भूल जाते हैं। बिल्कुल। एडलर कहते हैं कि अतीत और भविष्य मौजूद नहीं है।
हमें केवल अभी और इसी पल पर एक चमकदार स्पॉटलाइट डालनी चाहिए। और इसी से सामान्य होने का साहस का विचार भी जुड़ता है। हाँ, हमें खास होने की जरूरत नहीं है। हम अपने सामान्य जीवन के हर पल के नृत्य में सार्थकता पा सकते हैं। किताब के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा झूठ है अभी और इसी पल में नहीं जीना। तो हमने आघात के विचार को चुनौती देने से शुरुआत की, फिर ये समझा कि हमारी सभी समस्याएं रिश्तों से जुड़ी हैं, और फिर आज़ादी और खुशी की एक नई परिभाषा तक पहुंचे, जो दूसरों से नापसंद किए जाने के साहस और योगदान की भावना में छुपी है। और अंत में एडलर एक मार्गदर्शक तारे या गाइडिंग स्टार की बात करते हैं। ये मार्गदर्शक तारा है दूसरों के लिए योगदान। जब तक हम इस दिशा में चलते रहेंगे, हम कभी रास्ता नहीं भटकेंगे। हम आज़ाद रह सकते हैं, भले ही कोई हमें नापसंद करे। सही है, क्योंकि हमारा मूल्य दूसरों की राय पर नहीं, बल्कि हमारे योगदान की भावना पर निर्भर करता है। और हम हमेशा खुश रह सकते हैं, क्योंकि योगदान करने के लिए हमें भविष्य का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम अभी इसी पल किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। ये किताब सच में दिमाग में गांठ छुट जाती है। एडलर कहते हैं कि जीवन का कोई सार्वभौमिक अर्थ नहीं है। जीवन को जो भी अर्थ देना है वो व्यक्ति को खुद ही देना होता है। तो सवाल यह है कि कोई अपने जीवन को अभी और इसी पल में क्या अर्थ दे रहा है।